हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफसेट क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 24 जनवरी और है ट्यूसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा और इस न्यूज़पेपर के नोट्स भी वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और गाइज़ आप मेरा सेकंड चैनल एफजेड यूपीएससी भी फॉलो कर सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से आपको हिस्ट्री के टॉपिक मिल सकते हैं आसानी से। और वहाँ पर हिस्ट्री की एक वीडियो अपलोड होती है। अभी वहाँ पर क्या चल रही है, मिडीवल हिस्ट्री चल रही है जिसके अंदर मुगल्स का चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आज फर्स्ट पेज पर दो आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आर्टिकल है वो एक वायरस को लेकर है। अभी एक न्यू वायरस मिला है, कहाँ पर, केरला के अंदर। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दो स्टूडेंट्स जो हैं केरला के अंदर वो इन्फेक्ट हुए हैं, किससे, नोरो वायरस से। नोरो वायरस इन्फेक्शन देखने को मिला है टू स्कूल चिल्ड्रंस में इन अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट्स। एवन एज हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं केरला में वो बहुत अच्छी हैं और इस चीज़ को रोक रही हैं स्प्रेड होने से। इन्फेक्शंस को कंफर्म किया गया है टू चिल्ड्रंस ऑफ क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड एट भवंस आदर्शा विद्यालय ककन्नड। द वायरस वाज डिटेक्टेड इन देयर स्टूल सैंपल्स। बेसिकली वायरस क्या है, तो नोरो वायरस मोस्टली स्प्रेड होता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, मतलब जो गंदा खाना होता है, वो गंदा पानी होता है, उससे क्या होता है, फैलता है। इसके सिम्टम्स और वोमिटिंग्स जो हैं वो डायरोबिया, हेड एंड बॉडी आर किससे होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया। 62 चिल्ड्रंस एंड फ्यू पेरेंट्स जो हैं इससे पहले ही सिम्टम्स इनके अंदर देखे जा चुके हैं, डिटेक्ट किए जा चुके हैं। 3 स्टूडेंट्स जो हैं अंडर ट्रीटमेंट हैं और कंडीशंस उनकी स्टेबल देखने को मिली है। मतलब ये इतना ज़्यादा क्या है, लोगों की हेल्थ पर ज़्यादा ही फ़र्क नहीं डाल रहा, ये ज़्यादा इन्फेक्ट लोगों को नहीं कर रहा। अब इसके बारे में कल भी आर्टिकल आएगा और इसके आर्टिकल में, इसके बारे में आर्टिकल्स पब्लिश होते रहेंगे, उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में अभी क्या करा है, जो 21 अंडमान आइलैंड्स हैं उनके नेम को रखा गया है परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम पर। मतलब परमवीर चक्र जो अवॉर्डीज़ हैं जिनको परमवीर चक्र दिया गया है कल, उनके नाम पर 21 अंडमान आइलैंड्स के नेम को रखा गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मंडे में कहा है कि 21 लार्जेस्ट जो अननेम्ड आइलैंड है, मतलब इनसे पहले क्या था, इनका नाम नहीं था, इन आइलैंड का नाम अभी डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन अब इनका नाम डिक्लेयर हुआ है। 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड में, आफ्टर 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज़। मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया इन द सेरेमनी थ्रू एन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अनवील्ड किया है मॉडल ऑफ ए नेशनल मेमोरियल डेडिकेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी क्या था, बर्थडे था। दैट इज़ टू बी बिल्ड ऑन द नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। होम मिनिस्टर अमित शाह ने वो प्रेजेंट थे पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड की क्या है, आपको कैपिटल देखने को मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये नाम किस तरीके से रखा और परमवीर चक्र होता क्या है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली परमवीर चक्र और वीर चक्र एक इंडियन वॉर टाइम मिलिट्री ब्रेवरी एंड प्रेजेंटेड फॉर एक्ट ऑफ ग्लैंट्री ऑन द बैटलफील्ड इन द एयर और टू द सी। मतलब ये क्या है, एक मेडल है, ये इंडियन वॉर टाइम मिलिट्री ब्रेवरी मेडल है जो प्रेजेंट होता है ऑन दी फील्ड, ग्लैंटली ऑन दी फील्ड, या हवा में, या फिर पानी के अंदर किसी ने क्या करा हो, ब्रेवरी का काम करा हो, तो उसको ये दिया जाता है। ये थर्ड प्रेसिडेंस है इन द वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स और ये आता है परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद। इसका ओरिजिन हुआ था, इसको एस्टेब्लिशमेंट मिला था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 26 जनवरी 1950 में, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसका इफेक्ट हुआ था 15 अगस्त 1947 से। स्टेटस को अमेंड किया गया 12 जनवरी 1942 को, फिर इसको रीएडजस्ट किया गया। ऑर्डर ऑफ वियरिंग एज न्यू डेकोरेशन वर एस्टेब्लिश। परमवीर चक्र एक इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, अवार्ड होता है और डिस्प्ले किया जाता है डिस्टिंग्विश एक्ट्स ऑफ ए वॉलर्स ड्यूरिंग वॉर टाइम।
परमवीर चक्र ट्रांसलेट्स करता है व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव, व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव को। एंड अवार्ड को ग्रांट किया जाता है मोस्ट कंस्पिशियस ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। एज ऑफ जनवरी 2018 की बात करें तो मेडल को अवार्ड किया गया था 21 टाइम्स, ऑफ विच 14 वर पोस्ट ह्यूमनस एंड 16 अरोज फ्रॉम एक्शंस इन इंडो पाकिस्तानी कॉन्फ्लिक्ट। 21 awardees, 20 have been from the Indian Army and one has been from the Indian Air Force। मेजर सोमनाथ शर्मा फर्स्ट रिसिपेंट थे इसके, किसके, परमवीर चक्र के। नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज मिनिस्टर जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो प्रोवाइड कराते हैं अलाउंसेज एंड रिवॉर्ड्स टू द रिसिपेंट्स ऑफ द PYC और देयर फैमिली मेंबर इन केस ऑफ इन रिसिपेंट्स डेथ। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट डे इंडियन गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो इसको ट्रेस किया जाता है बैक टू द रूल ऑफ इन ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से ही दिए जाते हैं जो ये चक्र आपको देखने को मिलेंगे। जब फर्स्ट टाइम फॉर्मल अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1834 में एज ए ऑर्डर ऑफ ए मेरिट, ये उस टाइम पे कैसे दिया जाता था, ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट के हिसाब से इसको दिया जाता था। फिर इसको बाद में रीनेम कर दिया गया इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट 1902 में। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें तो ब्रिटिश अवार्ड सिस्टम को अडोप्ट किया गया एंड कंटिन्यू किया गया ऐसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो नए अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसमें रिट्रोएक्टिव इफेक्ट लिया गया 15 अगस्त 1947 से। PYC इक्विवेलेंट है विक्टोरिया क्रॉस जो यूके में दिया जाता है, मतलब इसकी तरह ही जो एक अवार्ड किया जाता है यूके में वो है विक्टोरिया क्रॉस परमवीर चक्र की तरह। एंड मेडल ऑफ ऑनर जो US में दिया जाता है ये उसकी तरह ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमने परमवीर चक्र के बारे में भी देख लिया और इशू भी जान लिया कि 21 जो अंडमान आइलैंड है उनका नाम रखा गया है, जो परमवीर चक्र अवार्डीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है और 6 पेज पर दिया गया है। ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज 2 एडिटोरियल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये पहला एडिटोरियल बात करता है डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी और इसके फंक्शनल पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे चलते हैं, डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर चलती है। इवन एज इट्स लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी इवोल्यूशन की, मतलब किस तरीके से डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट हुआ, इस चीज़ की लॉन्ग हिस्ट्री है पूरी। एक एसेंशियली 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी वेस्टर्न क्रिएशन, एवरी सिविलाइजेशन ऑफ एन कोर्स वो क्लेम करती है सम ऑफ डेमोक्रेटिक ओरिजिन, लेकिन इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड गवर्नमेंट्स थ्रू ए रेगुलर एंड मल्टी पार्टी इलेक्शन universal norms today has at least most at 100 years or less of practice behind it, even in the most advanced और democracies such as US, जैसे एक एग्जांपल दिया है ऑथर ने जैसे US हो गया। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी ऑफ द 1920s डिड नॉट इंक्लूड अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन्स, मतलब जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी थी, मतलब जो वोट डालने का सिस्टम होता है अडल्ट फ्रेंचाइजीज 1920s में उसने इंक्लूड नहीं किया था अफ्रीकन जो अमेरिकन सिटीजन्स थे। ब्रिटेन के अंदर वुमेंस को राइट टू वोट मिला 1930 में और फ्रांस में 1944 में एंड स्विट्जरलैंड में बहुत बाद में मिला है 1971 में, और 2 डिकेड्स आफ्टर देयर इंडियन सिस्टर्स। डिवोल्यूशन और कैपिटलिज्म कैसे हुआ इसका, तो बेसिक टू डेमोक्रेसी इसका डिवोल्यूशन ऑफ पावर, मतलब इसकी पावर्स को कैसे डिवोल्यूट किया गया, and with the warfare from the elite equivalents to the ground level, devolutions occurs हुआ, promises हुई किसके, individuals और equalities की, practice is formal a good record of this principle, if one is to be go by long view of history the answer is yes, मतलब इसकी इंडिविजुअलिटी और इक्वलिटी पर बात की गई तो ये लॉन्ग हिस्ट्री है और इसका आंसर है यस कि हाँ इसमें इंडिविजुअलिटी और इक्वलिटी देखने को मिलती है। नियर यूनिवर्सल अबॉलिशंस ऑफ ऑटोक्रेट, मतलब ये सब देखने को मिला है कि यूनिवर्सल जो अबॉलिशन देखने को मिला है किस चीज़ का, पूरी दुनिया में ऑटोक्रेट्स का, मोनर्क्स का और हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसीज का बिल्कुल पूरी तरीके से अबॉलिशन देखने को मिला है एंड उनको रिप्लेस किया है गवर्नमेंट्स ने थ्रू पॉपुलर मैंडेट विद एक्सेप्शंस। अब इसको लेकर जब भी डेमोक्रेसी होती है तो बेसिकली बात है क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शंस को कंडक्ट क्या, इलेक्शन क्या ट्रूली फेयर फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, तो योथन ने कहा है अगर बात करें इलेक्शंस की तो डिवाइड वोटर्स इनटू एन डिविलियस मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, तो वोटर्स किस में डिवाइड है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी।
मेजोरिटी माइनॉरिटी डिवीज़न 50% प्लस 1 एंड 50% माइनस। सिंपल सी बात है, जो 50% प्लस पा जाएगा वो मेजोरिटी में आ जाएगा, वो इलेक्शन जीत जाएगा, और 50% माइनस में 1 में रह जाएगा वो इलेक्शन हार जाएगा, माइनॉरिटी में आ जाएगा। प्रिंसिपल हार्डली a decisive mandate even as this trained as an one empirically, but the practice of elections bears even its notion of majority. There is a hardly a government anywhere in the world and it any times that governs through in majority of the mandate। तो बेसिकली बात है कि मेजोरिटी से द्वारा ही क्या की जाती है, गवर्नमेंट को चलाया जाता है। यूजुअली 30 to 40% जो है वोट्स कास्ट होती हैं, ये पार्टी को दी जाती है उनके कंफर्टेबल्स मेजोरिटी के वो रूल करें। ये एक स्ट्रक्चर्ड है इनटू मल्टी पार्टी इलेक्शन थ्रू फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट इलेक्शन। अब आइडेंटिटीज़ को कैसे रीइंफोर्स किया जाए डेमोक्रेसी के अंदर। जब डेमोक्रेसी इंडिया में आई, मोस्ट मॉडर्न फॉर्म थी ये, अनकंडीशनल अडल्ट फ्रेंचाइजी थी और मल्टी पार्टी पीरियोडिक इलेक्शंस थे। उसके बावजूद भी ऑपरेटिव कैटेगरी ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यहाँ बहुत देखने को मिली। प्री मॉडर्न में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट देखने को मिली डेमोक्रेसी के अंदर। मतलब किस तरीके से आपकी आइडेंटिटी हो सके एज द बेसिक ऑफ एन कास्ट। सब कास्टिज देखने को मिली, कम्युनिटी कास्ट देखने को मिली, रीजन्स देखने को मिले, लैंग्वेज के बिहाफ पे डेमोक्रेसी यहाँ पर देखने को मिली। नॉट लॉन्ग एगो वी आर फैमिलियर विद एन एक्रोनिम सच एज AGGAR, अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत कास्ट यहाँ देखने को मिली। इंडिया के अंदर मुस्लिम और यादव्स देखने को मिले, जो सिग्निफाई करते हैं वोट बेस ऑफ इन डिफरेंट पॉलिटिक्स पार्टीज़। मतलब वोट बेस बनाती हैं वो ये सब कास्टेज जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बहुत देर से बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी होती क्या है। तो डेमोक्रेसी बेसिकली होती है कि पीपल्स के द्वारा इसमें रूल्स किया जाता है, इसमें कोई हेड नहीं होता। और डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या होते हैं, फेयर इलेक्शन होते हैं और इसमें एक लीडर चुना जाता है, और लीडर भी चुना जाता है किसके द्वारा, लोकल्स के द्वारा। मतलब जो सिटीजन हैं किसी भी कंट्रीज़ के, उसमें वो लोग लीडर को अपने चुनते हैं, फिर वो ही क्या चलता है एज ए टेनर, वो अपना काम करता है, उसी क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी। जवाहरलाल नेहरू ने होप लगाई थी, आशा करी थी कि एजुकेशन और एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी ये फोर्स करेगा ऑपरेटिव कैटेगरीज और मासेस को इसकी तरफ लाएगा, और वो डेमोक्रेसी को हम अपने इंडिया के अंदर अच्छा कर पाएंगे। अगर देखें एंटायर हिंदू पॉपुलेशन वो 80% पॉपुलाइज है और अफोर्ड करती है मार्जिनलाइज करने के लिए, और डिसइनफ्रांस करती है ऑल अदर इन रेजिडुअल 20% डिपेंडर द एक्सप्लिटिस एक्सेशन ऑफ दिस स्ट्रेटजी बाय द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर इन द फॉर्म ऑफ द लाइन 80 वर्सेस 20 ड्यूरिंग द रन अप टू असेंबली इलेक्शंस। तो ऐसा ही होता है कि 80% आपको मुस्लिम्स हिंदू देखने को मिल जाएंगे कहाँ पर, यूपी के अंदर, और 20% हिंदूज देखने को 20% मुस्लिम्स देखने को मिल जाएंगे, सॉरी 20% मुस्लिम्स देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बीच में क्या होती है, पॉलिटिक्स होती है, जबकि जो वहाँ का CM बनता है वो सबसे ज़्यादा जोर देता है हिंदू पे, जिसकी वजह से उन्हें क्या हो जाती है, एक मेजोरिटी से मिल जाती है। रनर अप असेंबली इलेक्शंस में देखने को मिला है, क्या देखने को मिला है यूपी के अंदर, एज लॉन्ग एज वी प्रैक्टिस करते हैं हम डेमोक्रेसी फॉल्ट लाइन और अबाउ इट्स लिंक, ये लिंक करता है कैपिटलाइजेशन जो रिमेन रहती है अनब्रोकन। अब हमने इस आर्टिकल को देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, नेक्स्ट एडिटोरियल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एडिटोरियल किस चीज़ को लेकर बात करता है, डाटा प्रोटेक्शंस को लेकर, माइनर्स की। तो किस तरीके से जो इंडिया के अंदर आपको इंटरनेट देखने को मिल जाएगा, किस तरीके से इंटरनेट फैल रहा है, स्प्रेडिंग हो रही है इंटरनेट की, मतलब इतना ज़्यादा इंटरनेट का एक्सेस मिल रहा है। तो ऑथर्स ने बात करी है कि किस तरीके से हम फ्रीली इंडियन टीनेजर्स को एक्सेस मिल रहा है इंटरनेट का, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इन प्लेटफॉर्म की कि माइनर्स को यूज़ करने दें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम किस तरीके से उनका डाटा है और इंडियाज़ डिजिटल एम्बिशंस है उसको अचीव करें, और उनके डाटा को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। तो ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल भी लाया गया है 2022 के अंदर। वो प्रोवाइड कराता है एक मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट फॉर ऑल डाटा प्रोसेसिंग। मतलब उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि अगर कोई बच्चा इंटरनेट पर जा रहा है तो उसको क्या वहाँ पर एक चेतावनी से मिलेगी, और वहाँ पर इंडिकेशन मिलेगा, और वहाँ पर पेरेंटल कंसेंट देना होगा। मतलब उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, वो एक माइनर इंटरनेट पर एक्सेस कर सकता है अगर उसका पेरेंट का वहाँ पर कंसेंट मिला। तो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं चिल्ड्रंस के द्वारा उसको डाटा प्रोसेसिंग कंसेंट देना पड़ेगा। उसको डिफाइन किया गया है पर्सन एज अंडर 18 ईयर्स, मतलब जो भी 18 ईयर्स से कम है उसको एक अपना पेरेंटल कंसेंट लेना पड़ेगा।
अप्रोच हाउएवर मिसेस द मार्क ऑन टू फ्रंट्स, मतलब इसके अंदर ज़्यादा अच्छा पकड़ नहीं देखने को मिल रही, ये जो हमारा अप्रोच है ये मिस देखने को मिल रहा है। अब बिल के अंदर कुछ गैप्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ एन इंसेंटिवनाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो प्रोएक्टिवली बिल्ड करते हैं सेफर और बेटर सर्विसेज माइनर्स के लिए, बिल रिलीज़ करता है कि पेरेंट्स ग्रांट करें कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ चाइल्ड, जैसे ऊपर बताया कि पेरेंट्स क्या करें, जो माइनर्स हैं उनके लेकर अपना कंसेंट दे। इन ऑल केसेस कंट्री के अंदर लो डिजिटल लिटरेसी है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर क्या देखने को मिलेगी, लो डिजिटल लिटरेसी, मतलब डिजिटल के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है। जबकि पेरेंट्स इनफैक्ट वो क्या है अपने चिल्ड्रंस को डिजिटल नेटिव्स बताते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं कि वो नेविगेट करें इंटरनेट को। ये एक इनफेक्टिव अप्रोच है अपने चिल्ड्रंस को सेफ ऑनलाइन रखने के लिए। अगर सेकेंडली बात की जाए तो ये इट डज़ नॉट टेक इनटू अकाउंट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस। A standard originate in a convention of in right of children's right of child 1989, ये बताता है कि इंडिया एक सिग्नेटरी है इसका राइट ऑफ चाइल्ड 1989 का। इंडिया अपहेल्ड करता है स्टैंडर्ड इन लॉज जैसे कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। लेकिन इट हैज़ नॉट बीन अप्लाइड टू द इशू ऑफ डाटा प्रोटेक्शन, ये सब डाटा प्रोटेक्शन के इश्यूज़ पर अप्लाई नहीं होते। अब पर्सनल डाटा को कैसे यूज़ किया जाए, जो अनदर इशू है करंट ड्राफ्ट ऑफ डीपीडीपी बिल का, वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को ऑब्टेन कराता है वेरीफाइबल पेरेंटियल कंसेंट, मतलब किसी भी अगर माइनर को इंटरनेट पर एक्सेस लेना है तो उसको पेरेंटियल कंसेंट लेना पड़ेगा इन केस ऑफ ए माइनर्स। ये प्रोविज़न देता है कि एनफोर्स स्ट्रिक्टली, इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा और इसको चेंज किया जाएगा इन द नेचर ऑफ इंटरनेट। जैसे हम जानते हैं ये एक पॉसिबल नहीं है कि हम बताएं यूज़र्स को एक माइनर विदाउट कन्फर्मिंग द एज, मतलब उसकी एज को कन्फर्म बिना करें हम कैसे बता सकते हैं कि वो माइनर है। प्लेटफॉर्म वेरीफाई करेगा एज ऑफ एवरी यूज़र्स और गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, फिर उसको वेरिएबिलिटी देगी, विल बी बेस्ड ऑन उनकी आईडी प्रूफ पे उनको वेरिएबिलिटी दी जाएगी। अब हमें एक सर्वे की ज़रूरत है, तो लास्ट में ऑथर्स ने बताया कि हमें सर्वे की ज़रूरत है। ये सॉल्यूशन दिखेगा एक्सपीरियंस और डिलिब्रेशंस पे, जैसे यूके में हुआ था एंड इन द यूएस कैलिफोर्निया में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, वेयर एज जो अप्रोप्रिएट डिज़ाइन किया, अप्रोप्रिएट एज को के डिज़ाइंस को कोड किया गया, उनको इंट्रोड्यूस किया गया। टेलर दिस सॉल्यूशंस टू द इंडियन कॉन्टेंट्स, ये ज़रूरी है इंडियन कॉन्टेंट्स में भी ये सॉल्यूशन आए। गवर्नमेंट को कंडक्ट करना चाहिए लार्ज स्केल सर्वे ऑफ बोथ चिल्ड्रंस का और पेरेंट्स का, और फाइंड आउट करें जैसे ऑनलाइन हैबिट्स के बारे में पेरेंट्स के और चिल्ड्रंस के, डिजिटल लिटरेसी के बारे में हमें बात करनी चाहिए, एटीट्यूड्स के बारे में बात करनी चाहिए। हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए इंडिया को कि वो बैलेंस करे सेफ्टी और एजेंसी ऑफ चिल्ड्रंस ऑनलाइन। हमें वी शुड नॉट पुट ऑन द ओन्स ऑफ कीपिंग योर आर यंग सेफली ओनली योर पेरेंट्स, सिर्फ हमें ये नहीं छोड़ना चाहिए कि वो सेफ़ हैं जो हमारे यंग हैं वो पेरेंट्स के अंदर, बट हमें ये करना चाहिए कि हमें एक सोसाइटी वाइड ऑब्लिगेशन बनानी चाहिए जिससे ये डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क का राइट्स का एक पार्ट बन सके और इंडिया टेक्निक और रियलाइज़ कर दे सके विदाउट हिज यंग। अभी आर्टिकल भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। इस आर्टिकल को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और ये आर्टिकल क्या है आगे भी न्यूज़ में आएगा, इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे, पहले इशू जान लेते हैं। तो ये इशू है बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसे हमने इस आर्टिकल को कल भी डिस्कस किया था। गवर्नमेंट चाहती है कि एनजेसी को लागू किया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और सीजीआई है वो चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को लागू किया जाए। यही दोनों के बीच में झड़प देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट के बीच में और जुडिशियल के बीच में। जबकि हमारा जो डीपीएसपी है उसका आर्टिकल 50 कहता है कि जुडिशली जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होनी चाहिए। लेकिन एनजेईसी में आपको 2 प्रेमिनेंट लीडर्स हो गए, लोकसभा में एक अपोजिशन लीडर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, कमेटी के अंदर आएंगे, तो उसके अंदर थोड़ी सी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी किसकी, जुडिशरी की। और ये सीजीआई का और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कहना है। अब ये आर्टिकल भी हमने देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 12th पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आर्टिकल बहुत सारे चैनल से कल भी कवर किया था। अभी क्या हुआ है, जो आईएनएस वैगीर है ये 5th स्कॉर्पियन सबमरीन है, ये हमारी नेवी को दे दी गई है।
नेवी चीफ ने कहा है कि थर्ड सबमरीन है जो इंडक्ट हुई है नेवी को इन अ शॉर्ट स्पैम ऑफ 24 मंथ्स, मतलब 24 महीने के अंदर हमने तीन क्या कर दी सबमरीन नेवी को दे दी। ये 6 सबमरीन है वैगशीर, वो एक और 6 जो वैगशीर आएगी अभी सबमरीन, वो नेवी को दे दी जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये 6 और लास्ट ऑफ फ्रांस ओरिजिन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वक्सीर, जो इस साल के लास्ट तक डिलीवर हो जाएगी या फिर 2024 के फर्स्ट मंथ्स में वो ओरिजिनली में उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है और वो नेवी को दे दी जाएगी। अब ये आईएनएस वैगीर क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। आईएनएस वैगीर जो है ये 6 सबमरीन के अंदर आता है जो बनाई गई हैं मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, एमडीएल के द्वारा मुंबई में। ये कोलैबोरेशन करता है फ्रांस मर्सिल्स नेवल ग्रुप अंडर द प्रोजेक्ट 75। तो ये किसका पार्ट है? जो 6 सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 का, ये आपको याद रखना है। इंडियन नेवी को मंडे में इसको कमीशन दिया गया, मतलब उन्हें दे दी गई। 5th डीजल इलेक्ट्रिक कैलवरी क्लास सबमरीन वैगीर है। ये 6 सबमरीन के अराउंड है जो बनाई गई है मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। इसने कोलैबोरेशन करा है फ्रांस मार्सेस नेवल ग्रुप्स अंडर प्रोजेक्ट 75। 4 ऑफ दिस सबमरीन्स ऑलरेडी दे दी गई हैं नेवी को, 6th कमीशन होगी नेक्स्ट ईयर। इंडक्शन जो है वैगीर का अनोदर स्टेप है, हम इंडियन आर्मी नेवी को कंसोलिडेट्स करें उसकी पोजीशन पर कि वो बिल्ड कर सके नेवी को, और ये रिफ्लेक्ट करता है एमडीएल कैपेबिलिटीज़ को, मतलब जो यहाँ पर मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से देखने को मिल जाएगी उसकी कैपेबिलिटीज़ को। एज ए प्राइमर शिप्स एंड सबमरीन बिल्डिंग यार्ड गवर्नमेंट ने प्रेस में रिलीज़ किया है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है वैगीर की? तो लेटेस्ट सबमरीन जो इसे नाम मिला है अर्स्टवाइल वैगीर सबमरीन सर्व करता है नेवी बिटवीन 1973 से 2001 एंड अंडरटुक न्यूमरस ऑपरेशन मिशंस, मतलब इसके बहुत सारे मिशंस भी हुए थे। लेटेस्ट सबमरीन जिसको नाम मिला है जो पहले हमारे पास थी वैगीर। कंस्ट्रक्शन जो न्यू वैगीर का 2009 में शुरू हुआ और इसको मेड इन सी शॉर्टेज फरवरी में लास्ट ईयर दिया गया, और इसको सैंड शार्क भी बोला जाता है। सबमरीन को डिलीवर किया गया इंडियन नेवी को दिसंबर 2022 के अंदर। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्रेस रिलीज देखें तो वजीर क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है स्टेल्थ है ये और फियरलेसनेस है, और ये फीचर्स के साथ आता है एडवांस एकोस्टिक एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स के अंदर ये आती है। वगीर बूस्ट करेगी इंडियन नेवी कैपेबिलिटीज़ को और फर्दर इंडियन मैरीटाइम इंटरेस्ट को, और कैपेबल ऑफ एन अंडरटेकिंग डाइवर्स मिशंस, जिसके अंदर एंटी सरफेस वारफेयर हो गया, एंटी सबमरीन वारफेयर हो गया, इंटेलिजेंस गैदरिंग हो गया, माइन लेइंग एंड सर्विलांस मिशंस हो गया, ये सब मिशंस ये करेगी। अब एक कलवरी क्लास बैकग्राउंड क्या है? तो वकीर एक कलवरी क्या है? क्लास सबमरीन है जो इंक्लूड करती है वेसल्स जैसे आईएनएस कलवरी, आईएनएस कंदेरी, आईएनएस खरंज, आईएनएस वेला और आईएनएस बख्शीस। इन सब की देखें तो कलवरी एंड कंधेरी जो है ये कमीशन हुई थी 2017 से 2019 में, और वेला और खरंज को इंडक्ट किया गया था 2021 के अंदर। अब किसको दिया है? वजीर को दिया गया है। अब कौन सी बच रही है? बस एक वजीर बच रही है, प्रोजेक्ट 75 के अंदर आते हैं। वजीर को कमीशन किया गया और वजीर को लॉन्च हो गई है 2022 में, और नेक्स्ट ईयर इसको नेवी को दे दिया जाएगा। सबमरीन की करंट कलवरी क्लास, ये नाम मिला है इसको अर्स्टवाइल डिकमीशंस क्लास ऑफ सबमरीन नेम्ड कलवरी से, जिसमें इंक्लूड है कलवरी कंधेरी, खरंज एंड वेला क्लास, जिसके अंदर वेला, वजीर, वगसीस जो नव कमीशन कलवरी एंड वेला क्लास वन ऑफ द अर्लीस्ट सबमरीन है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन नेवी को जो दी गई है। अब हमने इसके बारे में भी देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़ आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें जिनसे उनकी भी हेल्प हो सके, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।